नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू फिल द फॉर्म यूट्यूब चैनल। यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत प्री क्लासेस यूनिट 9 पुराणों, इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र का सामान्य परिचय और क्लास नंबर 57 और क्लास का टाइम हमारा रहेगा डेली 6 PM बाय नीतू चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिसके थ्रू आप इजीली क्लास को ज्वाइन कर पाओगे और आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और ये हमारी फिल द फॉर्म की एप्लीकेशन है। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं वो हमारे प्ले स्टोर, मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाए और हमारी जो एप्लीकेशन है फिल द फॉर्म नाम की उनको डाउनलोड करें, जिसमें आपको फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ और फ्री बुक्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगी। ये हमारे फ्री क्लासेस का टाइम टेबल है, जिसमें 9 AM को जीके की क्लास लगेगी, 11 AM को पेपर फर्स्ट की क्लास लगेगी, 2 PM को पेपर फर्स्ट के MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे, 6 PM को संस्कृत सेकंड पेपर की क्लास लगेगी और 9 PM जो हमारा है वहाँ पे फर्स्ट पेपर की DI, मैथ्स, रीजनिंग ये सब हो गया, उसकी क्लास लगेगी। और डाउनलोड आप नोट्स कैसे करें, तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है www.ugcnet.com। ये हमारी वेबसाइट है, उस पर डेली के डेली जो हमारे नोट्स है वो आपके PDF थ्रू मिल जाएंगे और ये आपको मिल जाएंगी हमारी फ्री में प्लेलिस्ट, जो कि फर्स्ट क्लास से अभी तक के जितने भी क्लासेस हुए हैं उसको वन बाय वन करके वहां पे आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है। और हमारी जो क्विज है वो आप सबको पता ही है और जो नए स्टूडेंट हैं उनको बता दो कि 28 मार्च से हमारी क्विज स्टार्ट हो चुकी है, जो कि हमारे वेबसाइट पर होती है। उसका टाइम रहेगा ये जो 9:30 को जीके की लगेगी, 11:50 को फर्स्ट पेपर के लिए लगेगी, 2:50 को हमारे फर्स्ट पेपर के PYQ सॉल्व जो क्वेश्चंस है वो क्विज लगेगी और 5 AM को हमारे सेकंड पेपर की लगेगी, जिसमें 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 9:50 को मैथ्स, PI, रीजनिंग की लगेगी क्विज, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और हमारा जो गिव अवे था वो 10 अप्रैल जो हमारा संडे था उस दिन रखा था। वहाँ पे हमने 3 प्राइज रखे थे, जो कि 3 बुक थी। पेपर फर्स्ट के लिए 2 और सेकंड पेपर के लिए 1 और उनके 3 जो है वो ये है, उन्होंने ये प्राइज को विन किया है। उसके बाद हमारा जो डेली होमवर्क का होता है वो ये 4 स्टूडेंट ही बेचती है, तो बहुत दुख के साथ मुझे ये डेली के डेली बताना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे दुख के साथ बताना पड़ता है, यानी आपको शर्म आनी चाहिए। आपके लिए हम इतना करते हैं तो आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हो। आपके लिए ही ये सब होता है। ये सब जो होता है वो सभी के सभी हमारी कोई उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, आपके ही लिए होता है। तो मैं बोल करके मेरा ही लॉस करती हूँ। ठीक है, तो यार प्लीज समझा करो। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट वी वांट JRF लिख लो। एक बार सभी स्टूडेंट वी वांट JRF लिख लो। ठीक है, ताकि हमारा जो एम है वो सबको पता चले कि हमें क्या विन करना है, JRF विन करना है। हमें नेट ही नहीं JRF लेके आना है। JRF की जंग फिल द फॉर्म के संग, आपकी जो जंग है JRF के लिए वो किसके संग, हमारे संग, यानी फिल द फॉर्म हमारी जो टीम है उसके संग है। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग लिख लो वी वांट JRF। आज का हमारा टॉपिक रहेगा देवनागरी लिपि। हमने आपको कल बताया था कि हमारी जो देवनागरी लिपि है उसके बारे में हम कल देखेंगे, तो आज हम देखते हैं देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि, वर्तमान देवनागरी लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पश्चिम रूप से विकसित हुई है। जो प्राचीन लिपि थी नागरी, तो उससे ही वर्तमान जो देवनागरी लिपि है उसका विकास हुआ है।
देवनागरी लिपि किसे बोलते हैं? पहले तो ये मुझे बताओ कि देवनागरी लिपि किसे बोलते हैं। जल्दी से जल्दी बताओ ताकि हमें भी पता चले ना आपका कितना नॉलेज है। जल्दी से जल्दी बताओ, देवनागरी लिपि किसे कहते हैं? अभी जो हमारे जो श्लोक हो गए, जो हो गए सूत्र हो गए, जो संस्कृत में हम लिखते हैं, वो सब क्या होता है? देवनागरी लिपि में मिलते हैं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि हम संस्कृत के स्टूडेंट हैं, तो हमें इतना तो पता ही होना चाहिए कि संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो वर्तमान जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। नागरी लिपि को नागरी और देवनागरी दोनों नाम से संबोधित किया जाता है। नागरी लिपि का समुचित विकास 10वीं शताब्दी ईसा से माना जाता है। जो नागरी लिपि है उसका समुचित विकास कौन सी शती से माना जाता है? 10वीं शताब्दी से। प्राचीन अभिलेखों की लिखावट के अध्ययन से ज्ञात होता है कि भीमदेव प्रथम जो 1026 ईस्वी और भीमदेव द्वितीय जो 1200 ईस्वी तथा उदयवर्धन जो 1200 ईस्वी के अभिलेख में प्रयुक्त लिपि वर्तमान हिंदी के बहुत समीप आ गई है। तो जो भीमदेव थे, भीमदेव प्रथम, द्वितीय और उदयवर्मन जो कि 1026 1200 में जो अभिलेख प्राप्त थे, वो अभी की जो हिंदी, मैंने अभी बताया ना आपको कि अभी जो हम हिंदी संस्कृत में लिखते हैं वो देवनागरी लिपि है, तो अभी के जो हिंदी है उस पर समीप आते हैं, यानी वह उस समय की लिखावट और अभी की लिखावट समान होती है। इनमें स्वरों और व्यंजनों की बनावट, वर्णों के ऊपर शिरोरेखा तथा मात्राओं के चिन्ह बहुत कुछ वर्तमान हिंदी के तुल्य हो गए हैं। जो तब स्वर और व्यंजन की बनावट थी, वर्णों के ऊपर शिरोरेखा थे और मात्राओं के चिन्ह, तो वो सब बहुत कुछ वर्तमान की हिंदी के तुल्य हो गए हैं। इस प्रकार वर्तमान देवनागरी लिपि का प्रारंभ 1000 से 1200 ईस्वी तक का मानना उचित होगा। बाद में आवश्यक संशोधन परिवर्तन होते रहे हैं। 18वीं शती ईस्वी में नागरी लिपि प्रायः वर्तमान नागरी के तुल्य पूर्ण विकसित हो गई थी। केवल कुछ मात्राओं में अंतर पाया जाता है, यानी जो 18वीं शती थी तब नागरी लिपि प्रायः वर्तमान लिपि नागरी जो थी उसमें तुल्य पूर्ण विकसित हो गई थी। केवल कुछ मात्राओं में ही अंतर पाया जाता है। देवनागरी का नामकरण कैसे हुआ? तो नागरी या देवनागरी नाम के विषय में पर्याप्त मतभेद होते रहते हैं। इस विषय में आज तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इस विषय में ये सुझाव दिए गए हैं कि यह लिपि नागरों में प्रचलित थी, अतः नागरी नाम पड़ा, यानी जो नागर की जो जाति थी तो वो नागरों में प्रचलित थी, इसीलिए उसको नागरिक नाम पड़ा। उसके बाद गुजरात के नागर ब्राह्मण द्वारा प्रयुक्त होने से इसका नाम नागरिक पड़ा। या उसके बाद ऐसा भी माना जाता है कि गुजरात के, यानी हमारा, हम गुजरात के हैं तो हमारा जो है नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त होने से इनका नाम नागरिक पड़ा। उसके बाद देखते हैं श्री राम, जो श्री श्याम शाश्वरी का कथन है कि देवमूर्तियों के संगीतिक त्रिकोण या चक्र आदि चिन्हों को देवनागर कहते थे। उसके मध्य में लिखे जाने के कारण इन अक्षरों को देवनागरी कहा गया। यानी श्री श्याम शाश्वरी जी है, उन्होंने ये बताया कि देवमूर्तियों के सांकेतिक त्रिकोण या चक्र आदि चिन्हों को देवनागर कहते थे। यानी जो त्रिकोण हो गया, चक्र हो गया, आदि जो चिन्ह थे उनको क्या कहते थे? देवनागर। तो उसके मध्य में लिखे जाने के कारण इन अक्षरों को देवनागरी कहा गया। देवनागर स्थान से उत्पन्न होने के कारण देवनागरी नाम पड़ा, यानी देवनागर स्थान से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? देवनागरी। पुष्ट प्रमाणों के अभाव में कोई भी मत प्रामाणिक नहीं है, यानी उसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं हुआ है, इसलिए कोई मत प्रामाणिक नहीं है।
इसके बाद ब्राह्मी लिपि के प्रमुख संदर्भ कौन कौन से संदर्भ मिल गए ब्राह्मी लिपि के? तो रचना काल 4000 ईसा पूर्व ध्वनि लिपि। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेख के रूप में उपलब्ध है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती थी। जो ब्राह्मी लिपि है ये हम एक नजर में देख लेते हैं कि ब्राह्मी लिपि का संदर्भ क्या क्या है। तो जो प्राचीन लिपियां हैं उसमें से एक है और उसको जो प्रयोग है वो प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेख के आधार पर यह बाएं से दाएं लिखी जाती थी। भारत में प्राचीन काल की प्रमुख लिपियां ब्राह्मी, खरोष्टी और सिंधु घाटी। प्राचीन कौन कौन सी लिपियां हैं? ब्राह्मी, खरोष्टी और सिंधु घाटी। चीनी विश्वकोशकार फा वान शुलिन जो विश्वकोशकार है, चीनी विश्वकोशकार फा वान चुलिन 3 लिपियों का उल्लेख करते हैं जिसमें ब्राह्मी लिपि प्रमुख है। तो उसमें पहली है ब्राह्मी, कयुलु और तनसकी। तो ये 3 लिपियां हो गई जो चीनी के वो विश्वकोशकार है उन्होंने बताया है। उसमें जो ब्राह्मी लिपि है वो प्रमुख है। ठीक है। अल-बरूनी के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा आविष्कृत लिपि ब्राह्मी, इसीलिए इसको इस लिपि का चिन्ह है। अल-बरूनी जो है उनके अनुसार ब्रह्मा के द्वारा आविष्कृत लिपि है। ब्राह्मी यानी इसके लिपि चिन्ह है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन हो गया कि ब्राह्मी लिपि किस ओर से किस ओर तक लिखी जाती है। तो हमें पता होना चाहिए कि बाएं से दाहिने तक लिखी जाती है। ठीक है। विद्वानों के अनुसार विदेशी लिपि कौन सी है? खरोष्टी है। विद्वानों के मत अनुसार खरोष्टी लिपि है वो विदेशी लिपि है। सैंधव लिपि का ज्ञान हड़प्पा, मोहनजोदड़ो उत्खनन पश्चात में हुआ था। जो सैंधव लिपि है उसका ज्ञान कहाँ से हुआ था? हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी हो गई वो सिंधु लिपि यानी सैंधव लिपि का ज्ञान वहां से उत्खनन के पश्चात मिलता है। ब्राह्मी लिपि मौर्य काल तथा श्रीलंका में 600 ईसा पूर्व में भी प्रचलित थी। यह संधय लिपि यानी सरस्वती लिपि से भी प्राचीन है। जो ब्राह्मी लिपि है वो मौर्य काल में तथा श्रीलंका में 600 ईसा पूर्व में भी प्रचलित थी। यह सैंधव लिपि यानी सरस्वती लिपि भी प्राचीन है। ठीक है। ब्राह्मी लिपि में चिन्ह 64 यानी 64 चिन्हों के माध्यम से स्वरों के साथ व्यंजनों का संबंध स्थापित किया गया है। यानी जो ब्राह्मी लिपि है उसमें चिन्हों के साथ जो अक्षर है वो कितने हैं? स्वर और व्यंजनों के साथ 64। चिन्हों के माध्यम से स्वरों के साथ व्यंजनों का संबंध स्थापित किया जाता है। ब्राह्मी लिपि के स्वरों में ह्रस्व दीर्घ प्रयोग दिखाई देते हैं। इसमें अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग तथा प्रयोग होता है। जो विसर्ग हो गया, अनुस्वर हो गया, अनुनासिक हो गया, ये सब ह्रस्व दीर्घ के साथ प्रयोग इसमें दिखाई देता है। जैन परंपरा के अनुसार भगवान ऋषभनाथ की पुत्री बम्बी उसी को आधार मानकर ऋषभनाथ के ब्राह्मी आदिनाथ लिपि को प्रतिपादित किया है। यानी जैन परंपरा के अनुसार क्या हो गया? जो भगवान ऋषभनाथ थे, ऋषभदेव थे, उनकी पुत्री कौन थी? बम्बी। उसी को आधार बनाकर ऋषभनाथ ने ब्राह्मी यानी आदिनाथ लिपि को प्रतिपादित किया है। ठीक है। ब्राह्मी लिपि के उच्चारण में सर्वप्रथम सफलता हासिल की किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि जो था उस पर जेम्स प्रिंसेस ने कौन से समय पे? 1837 में। ब्राह्मी लिपि में उच्चारण थे उसमें प्रथम प्रयास किसने? विलफोर्ट ने। ब्राह्मी लिपि जो थे उस पे जो उच्चारण थे तो उसमें प्रथम प्रयास किसने किया था? विलफोर्ट ने। पर वो सक्सेस नहीं हुआ था, इसीलिए सफलता किसको मिली? जेम्स प्रिंसेप को।
ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटन किया था जेम्स प्रिंसेप ने, यानी उसको विल्फोर्ड थे, उनको सफलता नहीं हुई, इसीलिए जेम्स प्रिंसेप को मिला। ठीक है। एडवर्ड थॉमस के अनुसार ब्राह्मी लिपि के आविष्कार भारतीय है। जो एडवर्ड थॉमस जी है उनके अनुसार जो ब्राह्मी लिपि है उनका आविष्कार भारतीय है, यानी भारत से वो आविष्कृत हुई है। ठीक है। मौर्य काल में राजकीय आदेश खोदे गए थे। तांबे पर लेखन, यानी जो मौर्य काल था उसमें तांबे पर लेखन के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त धातु थी दानपत्र। जो मौर्य काल था वहां पे राजकीय आदेश कहाँ पे खोदे जाते थे? तांबे पर। और लेखन के लिए क्या था? दानपत्र। ब्राह्मी लिपि में अक्षर कितने थे? 41। और स्वर कितने थे उसमें? 9। और व्यंजन कितने थे इसमें? 32। यानी टोटल 32 + 9 = 41। इतने ब्राह्मी लिपि में अक्षर थे। उसके बाद हम देख लेते हैं अभिलेख का सामान्य परिचय। तो अभिलेख का सामान्य परिचय में हम देख लेते हैं कि महत्व का प्रयोजन, जो किसी विशेष महत्व है उसका प्रयोजन के लेख को अभिलेख कहा जाता है। किसी विशेष जो महत्व है उसका प्रयोजन को क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। यह सामान्य व्यवहारिक लेखों से भिन्न होता है। जो सामान्य जो व्यवहारिक लेखों है उससे भिन्न होता है। प्रस्तर धातु अथवा किसी अन्य कठोर और स्थायी पदार्थ पर विज्ञप्ति, प्रचार, स्मृति आदि के लिए उत्कीर्ण लेखों की गणना प्रायः अभिलेख के अंतर्गत होती है। कागज, कपड़े, पत्ते आदि कोमल पदार्थों पर मसी यानी स्याही अथवा अन्य किसी रंग के अंकित लेख हस्तलेख के अंतर्गत आते हैं। कड़े पत्तों यानी जो ताड़पत्री है और तथा जो लौह शलाका थी वो खचित लेख अभिलेख तथा हस्तलेख के बीच में रखे जा सकते हैं। मिट्टी की जो है वो तख्तियां तथा बर्तनों और दीवारों पर लिखित लेख अभिलेख की सीमा में आते हैं। जो अभिलेख है वो कहाँ पे मिलते हैं? तो मिट्टी की तख्तियां तथा बर्तनों और दीवारों पर लिखित अभिलेख सीमा में आते हैं। सामान्यतः किसी अभिलेख की मुख्य पहचान इसका महत्व और उसके माध्यम का स्थायित्व है। तो हम देखते हैं अभिलेख के प्रकार। पहला है व्यापारिक तथा व्यवहारिक, दूसरा है अभिचारिक यानी जादू टोना से संबंध, और तीसरा है धार्मिक और कर्मकांडीय, चौथा है उपदेशात्मक अथवा नैतिक, पांचवा है समर्पण तथा चढ़ावा संबंधी, छठा है दान संबंधित, सातवां है प्रशासकीय और आठवां है प्रशस्ति परक, और उसके बाद नौवां है स्मारक, और उसके बाद 10वां है साहित्यिक। ये हो गए अभिलेख के प्रकार। यानी अभिलेख किस लिए बनाए थे? तो व्यापारिक व्यवहारिक दृष्टि से, अभिचारिक दृष्टि से यानी जादू टोना के संबंध से, धार्मिक और कर्मकांडीय दृष्टि से उपदेश देने के लिए, नैतिक देने के लिए, नैतिक फर्ज जो है वो बताने के लिए, समर्पण बताने के लिए, चढ़ावा जो संबंधी है उसके लिए, दान संबंधी, प्रशासकीय शक्ति परक यानी किसकी शक्ति प्रदर्शन के लिए, स्मारक के रूप में यानी कोई जो था किसी की याद में, और साहित्यिक यानी जो इतिहास है हमारा साहित्यिक है वो उसकी याद में बनाई जाती थी। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास लगेगा वो यूनिट 10 जो यही है पर उसका विशिष्ट अध्ययन, पुराणों इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र का विशिष्ट अध्ययन के बारे में होगा। ठीक है। तो यही पर उसको विशिष्ट यानी डीपली हम देखेंगे। और होमवर्क हमारा हैंड राइटिंग नोट ही सेंड करनी है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। वो टेलीग्राम ग्रुप ये रहा, संस्कृत बाय नीतू, और उसकी लिंक ये रही। ठीक है। और आज के वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कर लीजिएगा। फीडबैक अगर आपको क्लास में कुछ डाउट्स हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन करवा लेंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए www.ugcnet.com पर जाए और हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट से वहाँ पे आप फॉलो अप कर सकते हैं। और ये हमारा सेंटेंस हो गया कि जिसने भी खुद को खर्च किया दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय ऑल स्टूडेंट्स।